नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में जानेंगे। और सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ में या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद में इसकी पढ़ने की क्या इम्पोर्टेंस है। दूसरी चीज़, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है कई सारे स्टेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो क्या क्या इम्पोर्टेंस है और क्या क्या इसका रोल है, कितना पार्टिसिपेशन है, कितने क्वेश्चंस वगैरह जो हैं इसके पूछे जाते हैं और किस टाइप का अप्रोच जो होता है एग्जाम में, प्रीलिम्स में क्या अप्रोच होता है, मेंस में क्या अप्रोच होता है, तो इसके क्वेश्चंस जो हैं क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें कि मैं उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलावा कुछ स्टेट्स की अगर हम बात करें तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है और साथ में अगर हम बात करें कि जो मेंस का एग्जाम होता है, मेंस के एग्जाम में भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को पूछा जाता है। प्रीलिम्स में जो भी क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं वो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, जबकि मेंस अगर हम बात करें तो मेंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, जो कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं। तो हम जब बात करते हैं प्रीलिम्स, तो इसीलिए देखिए, चूंकि प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो फैक्चुअल होते हैं, इसलिए प्रीलिम्स का दायरा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। जबकि हम मेंस की बात करें तो मेंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल होने के कारण इसका दायरा जो होता है वो थोड़ा सा सीमित हो जाता है। तो प्रीलिम्स और मेंस की जो हमारी अप्रोच होगी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी या किसी भी और लॉ के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो अप्रोच में भी थोड़ा सा अंतर रहेगा और कंटेंट की अगर हम बात करें या नंबर ऑफ सेक्शंस की अगर हम बात करें तो उसमें भी अंतर रहेगा। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सेक्शंस जो हैं उन सेक्शंस पे ही हमें स्पेशली फोकस करना है, लेकिन अगर हम बात करें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ को हमें छोड़ना है और ज़्यादा को हमें पढ़ना है। तो ये हमारा रहेगा। और प्रीलिम्स में हमें बहुत डीप में या बहुत डिटेल में सारे सेक्शंस को जानने की आवश्यकता नहीं। जो कुछ भी हम मेंस में पढ़ेंगे तो मेंस में हमें डिटेल में जानने की आवश्यकता है, और प्रीलिम्स में वो पार्ट जो मेंस के जो पोर्शन है, मेंस का वो पोर्शन अगर प्रीलिम्स में पूछा जाता है तो प्रीलिम्स में मेंस वाला जो पोर्शन पूछा जाता है तो वहाँ से जो क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं वो जनरली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं। दूसरी चीज़ देखिए, हम जब बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो जैसे बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में ऑप्शनल है कि अगर आप लेना चाहते हो तो चॉइस है, आप इस ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और इससे संलग्न, इससे जुड़े हुए जो भी और पेपर्स वगैरह आप उनको ले सकते हैं। लेकिन हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के अलावा कुछ और राज्यों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपके पास में इस तरीके की कोई चॉइस नहीं है, कंपलसरी पेपर के रूप में है, आपको इसको लेना ही या इसको अटेंड करना ही पड़ेगा। इसके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उनको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, कोई भी किसी प्रकार की कोई चॉइस नहीं रहेगी। तो हम स्पेशली अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो लॉ फर्स्ट पेपर होता है, मेंस की अगर हम बात करते हैं तो प्रीलिम्स में तो फैक्चुअल क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल दोनों का मिक्सचर रहता है, लेकिन जब हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस में लॉ फर्स्ट पेपर जो है, तो लॉ का जो फर्स्ट पेपर है, लॉ फर्स्ट पेपर में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पूछा जाता है। और यहाँ से अगर हम बात करें तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से कंपलसरी क्वेश्चंस जो है, कंपलसरी क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो वहाँ पर हमारे पास में ये चॉइस नहीं रहेगी कि हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को छोड़कर क्या बोलते हैं कि अपने पेपर को अटेम्प्ट कर पाएँ। अगर हमें कंप्लीट पेपर अटेम्प्ट करना है तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, कुछ पेपर्स ऐसे हैं लॉ फर्स्ट पेपर में कि जिन पे हमें स्पेशली ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। कुछ पेपर्स ऐसे भी हैं कि जिन पेपर्स पे अगर हमारा फोकस उतना नहीं रहता है तब भी कहीं ना कहीं पर से अगर हम बात करें कि हमारा पेपर जो होगा उस पेपर को हम 100% अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर सिंपल तरीके से हम अगर देखते हैं तो प्रॉपर्टी जो होती है, तो जब हम प्रॉपर्टी का क्लासिफिकेशन करेंगे तो प्रॉपर्टी का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो प्रॉपर्टी जनरली दो तरीके की प्रॉपर्टी होती हैं, एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है और दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा जो प्रॉपर्टी होती है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। ऐसा नहीं कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में ही प्रोविजन करता है या इमूवेबल प्रॉपर्टी के ही कॉन्टेक्स्ट में बात करता है।
यहां पर मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों के ट्रांसफर के कॉन्टेक्स्ट में प्रोविजंस जो है प्रोविजंस किए गए हैं। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें कि बढ़ चढ़कर, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो बढ़ चढ़कर जो प्रोविजन करता है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में प्रोविजन करता है। दूसरी चीज देखिए, हम जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को देखेंगे और दूसरे लॉ में भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन के बारे में बताया गया है, तो यहां पर देखिए जो हम डेफिनेशंस को देखेंगे तो डेफिनेशन में कुछ अंतर हमें देखने को मिलेगा। कि जनरली अगर हम बात करें कि जब हम ऑर्डिनरी सेंस में मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो ऑर्डिनरी सेंस में ये होगा कि एक प्रॉपर्टी को एक जगह से दूसरी जगह अगर नहीं ले जाया जा सकता है तो ऐसी प्रॉपर्टी जो होगी, ऐसी प्रॉपर्टी को इमूवेबल प्रॉपर्टी कहा जाएगा। जिस प्रॉपर्टी को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करवाया जा सकता है उस प्रॉपर्टी को मूवेबल प्रॉपर्टी कहेंगे। जब हम इंडियन पिनल कोड की बात करते हैं तो इंडियन पिनल कोड में भी सेक्शन 22 जो है, सेक्शन 22 में भी डेफिनेशन दी गई है। और देखिए सिंपल सा वहां पर देखिए जो बात की गई कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो लैंड से अटैच्ड है, तो लैंड से अटैच्ड जो प्रॉपर्टी होगी उस प्रॉपर्टी को मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कहा जाएगा, उस प्रॉपर्टी को इमूवेबल प्रॉपर्टी कहा जाएगा। ज्यादातर अगर हम बात करें तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी इसी बात का समर्थन किया गया है। यही प्रोविजन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी किया गया है कि लैंड से अटैच्ड जो प्रॉपर्टी होगी उस प्रॉपर्टी को इमूवेबल प्रॉपर्टी ही कहा जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्ट के ऑब्जेक्ट के आधार पर या एक्ट के मोटिव के आधार पर, तो जो ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी लॉ का, उस लॉ के आधार पर भी डेफिनेशंस जो होती हैं, डेफिनेशंस में कुछ ना कुछ परिवर्तन आते रहते हैं। तो हम जब बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में तो ग्रोइंग क्रॉप्स, जब हम ग्रोइंग क्रॉप्स की बात करते हैं तो जो ग्रोइंग क्रॉप्स होते हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स भी अगर ऑर्डिनरी तरीके से देखा जाए तो वो लैंड से अटैच्ड है, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट क्या है कि जो क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स जब तैयार हो जाएंगे, फसलें जब तैयार हो जाएंगी तो उनको काटा जाएगा, तो काटने के उद्देश्य से उनको लगाया गया है। तो इसलिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में अगर हम बात करेंगे तो ये एक कैसी प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन वही हम इंडियन पिनल कोड के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो यही प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी। दूसरा, हम देखते हैं कि कुछ पेड़ पौधे इस तरीके से लगाए जाते हैं, या कुछ पेड़ लगाने का जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य ये होता है कि इनसे फल प्राप्त किए जाएंगे। तो फल प्राप्त किए जाएंगे तो इसलिए अगर हम बात करें तो उन पेड़ों की अगर हम बात करें तो उन्हें हम इमूवेबल प्रॉपर्टी कहेंगे। जो पेड़ फल के उद्देश्य से लगाए जाते हैं, फ्रूट्स वगैरह प्राप्त करने के उद्देश्य से लगाए जाते हैं, उसे हम इमूवेबल प्रॉपर्टी कहेंगे। लेकिन जो पेड़ इस उद्देश्य से लगाए जाते हैं कि पेड़ तैयार हो जाएगा और इसको काटा जाएगा और काट के इसका यूज जो होगा फर्नीचर वगैरह के पर्पज से या और पर्पज से इस्तेमाल किया जाएगा, तो ऐसे पेड़ भी लैंड से अटैच्ड हैं, लेकिन फिर भी उन्हें हम क्या कहेंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी कहेंगे। तो देखिए ऑब्जेक्ट के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर अगर हम बात करें तो क्या होता है कि प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी का मीनिंग, प्रॉपर्टी का सेंस जो है वो भी बदलता चला जाएगा। इसके अलावा में कुछ ऐसी संपत्ति होती है कि जिस संपत्ति को हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, और कुछ ऐसी संपत्तियां होती कि जिन संपत्तियों को हम छू नहीं सकते, जिनको हम टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी कहेंगे। तो टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी जो होगा, टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में भी यहाँ पर रूल दिए गए हैं। आगे देखिए हम बात करते हैं कि जब हम इसको पढ़ते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को, तो किसी भी लॉ को पढ़ने से पहले हमें उसका जो ऑब्जेक्ट है, उसका जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को जानना ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि अगर हम किसी भी लॉ के उद्देश्य को बेहतर तरीके से जानेंगे तो उससे ये होगा कि जब भी लॉ में कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम अपने माइंड का इस्तेमाल करते हुए उद्देश्य और उस प्रॉब्लम के बीच में एक सामंजस्य बैठाल के एक सही तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो हम जब लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात करते हैं तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट ये है कि प्रॉपर्टी को एक जगह पर बांधकर ना रखा जाए, प्रॉपर्टी का लगातार एक हाथ से दूसरे हाथ और दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में ट्रांसफर होते रहना चाहिए। और इसी ट्रांसफर को वैलिडिटी या इस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस भी किए गए हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कि जहां पर अगर कोई ऐसी कंडीशन लगाई जाती है कि जो ट्रांसफर को अवरोध उत्पन्न करता है या ट्रांसफर पर रोक लगाने वाली कंडीशन लगाई जाती है,
तो उन कंडीशंस में जो कंडीशन होगी या ऐसी कोई कंडीशन लगाई गई कि जो ट्रांसफर पर रोक लगाती है, तो वो कंडीशन जो होगी उस कंडीशन को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। हम जब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बहुत सारे सेक्शंस को हम देखते हैं, जैसे सेक्शन 10 हो गया। उसके अलावा में अगर हम बात करें सेक्शन 14 हो गया। सेक्शन 14 में भी जो बात की गई कि प्रॉपर्टी को एक जगह पर रोका ना जाए। उसके अलावा में ट्रांसफर कोई और भी पर्सन कर सकता है, कि ओनरशिप किसी के पास में ट्रांसफर कोई और भी कर सकता है। तो इस बारे में जब हम देखते हैं तो सेक्शन 35, सेक्शन 41 और सेक्शन 43 जो है उसमें भी ये प्रोविजंस किए गए हैं। क्या प्रोविजन किए गए हैं कि ट्रांसफर जो है ट्रांसफर किसी और पर्सन के द्वारा भी किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें बताई गई। अब चूंकि देखिए जब हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को पढ़ते हैं तो नाम से देखिए हमें क्या लग रहा है कि यहां पर लिखा हुआ है ट्रांसफर। क्या शब्द इस्तेमाल किया गया? ट्रांसफर। हम जब ट्रांसफर शब्द की बात करेंगे तो ट्रांसफर शब्द जो है, ट्रांसफर शब्द को हम कई तरीके से देखते हैं कि ट्रांसफर जो होगा ट्रांसफर कई तरीके से हो सकता है। तो देखिए ट्रांसफर का जो तरीका होगा वो कैसे हो सकता है? बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। भी किसी प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर होगा वो ट्रांसफर कैसे हो सकता है? बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। उसके अलावा में अगर हम बात करें कि ट्रांसफर कैसे होगा तो बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो अगर हम बात करें कि जो न्यायालय का आदेश होगा, न्यायालय के आदेश के माध्यम से भी प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है। उसके अलावा में अगर हम बात करें कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर और कैसे हो सकता है तो बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज, बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज। तो अब अगर हम बात करें कि इस तरीके से प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो सकता है बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज और बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो यहां पर देखिए हम जब बात करते हैं ऑपरेशन ऑफ लॉ, जैसे फादर की प्रॉपर्टी है तो फादर की डेथ के बाद में प्रॉपर्टी जो होगी प्रॉपर्टी बेटे के पास में चली जाएगी। दूसरी तरफ हम बात करते हैं बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कि कभी कभी कोर्ट जो होता है कोर्ट के द्वारा कोई डिक्री वगैरह या कोई ऑर्डर वगैरह पास की जाती है, किया जाता है, जिससे क्या होता है कि एक पर्सन से प्रॉपर्टी जो होती है वो दूसरे पर्सन के पास में चली जाती है। तीसरा हम बात करते हैं बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज। तो बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज में देखिए क्या होता है कि प्रॉपरली एक पर्सन ने प्रपोजल किया, दूसरे पर्सन ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद में फिर प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी का ट्रांसफर एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को किया जाता है बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज। तो हम जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात करते हैं तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो इस पर लागू होते हैं और इसका समर्थन जो करता है वो समर्थन कौन करता है? सेक्शन 4। तो देखिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी कोई और लॉ नहीं है, ये एक ट्रांसफर किस तरीके के ट्रांसफर को सपोर्ट करता है कि जो ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से हो रहा है, जो ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से किया जा रहा है उसी ट्रांसफर पर कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट होगा उसको लागू किया जाएगा। अब बात आती है कि क्या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अपने आप में कंप्लीट है? नहीं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अपने आप में कंप्लीट नहीं है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की अगर हम बात करें तो इसके सेक्शन 4 में ये बताया गया है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट, मतलब रजिस्ट्रेशन एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो कहीं ना कहीं पर से कंप्लीट होता है। दूसरा, जहां पर कोई भी एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं किया गया है तो इक्विटी के प्रोविजंस जो होंगे, इक्विटी के प्रोविजंस को या इक्विटी के आधार पर भी मैटर जो होंगे मैटर्स को डिसाइड किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि देखिए 1882 में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अस्तित्व में आया, उसको लागू करवाया गया। तो 1882 के बाद में जो ट्रांसफर्स हुए हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रोविजंस लागू होंगे, लेकिन हम बात करते हैं कि 1882 से पहले भी ट्रांसफर हुआ करते थे और उनके संबंध में जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह होते थे कोई ऐसा प्रोविजन था नहीं। तो जब प्रोविजन नहीं था तो कोर्ट्स वगैरह किस तरीके से इन मैटर्स को डिसाइड करते होंगे जो प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से संबंधित है। तो देखिए जब तक ये एक्ट नहीं था तब तक क्या होता था कि जो कोर्ट्स थे, कोर्ट्स इक्विटी, जस्टिस और इनर कंसेंसस के माध्यम से जो भी इस तरीके के मैटर्स थे उन मैटर्स को डिसाइड करते थे। इक्विटी के माध्यम से इन मैटर्स को डिसाइड किया जाता था। अब देखिए बात ये आती है कि जब इक्विटी के माध्यम से डिसाइड किया जाता था तो फिर इस एक्ट को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों बनाया गया इस एक्ट को? तो देखिए सिंपल सी बात है कि इस एक्ट को बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हम जब इक्विटी, जस्टिस और इनर कंसेंसस की बात करते थे तो हर किसी का थॉट प्रोसेस, हर किसी की थिंकिंग, हर किसी की सोच जो होती वो अलग अलग होती। तो इस वजह से क्या था कि कोर्ट्स के जो डिसीजंस थे वो डिसीजंस में काफ़ी अंतर होता था। कोर्ट्स के डिसीजंस जो थे वो अलग अलग डिसीजंस आते थे। तो जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, कोर्ट्स के डिसीजंस में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था
तो उस कॉन्फ्लिक्शन को या उस टकराव की स्थिति, उस कॉन्ट्रडिक्शन को खत्म करने के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो था, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अस्तित्व में आया, जिससे क्या हुआ कि कोर्ट्स के जो डिसीजंस हैं उन डिसीजंस में किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कि आज भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अस्तित्व में आ चुका है, लेकिन आज भी कुछ स्टेट्स जैसे पंजाब वगैरह, हरियाणा वगैरह, यहाँ पर अभी भी कोर्ट्स जो हैं, कोर्ट्स क्या करती हैं कि इक्विटी, जस्टिस और इनर कंसेंसस के माध्यम से इन मैटर्स को सॉल्व करती है। तो हमने देखिए क्या बताया, बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज, जो हमने बताया बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज पर ही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो होगा उसको लागू किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जब हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात करते हैं तो ट्रांसफर करने के कई सारे मैनर बताए गए हैं, और उन मैनर्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो पार्टीज जो होंगे, पार्टीज के नाम भी बदलते रहेंगे। अगर हम जनरल सेंस में बात करें तो जनरल सेंस में क्या होगा कि जो पर्सन प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करता है उसको हम ट्रांसफरर कह देते हैं, और जिस पर्सन को प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जाता है उसको हम ट्रांसफर ही कह देते हैं। लेकिन यही अगर मामला बाई सेल, ट्रांसफर बाई सेल होता है तो पार्टीज के नाम जो होते हैं, पार्टीज के नाम बदल जाते हैं। एक पार्टी को हम सेलर कह देंगे और दूसरी पार्टी को हम बायर कह देंगे। इसी तरीके से गिफ्ट का अगर मामला है, बाई गिफ्ट, ट्रांसफर बाई गिफ्ट, तो पार्टीज का नाम ट्रांसफरर और ट्रांसफर ही नहीं, यहाँ पर पार्टीज का नाम क्या होगा कि जो ट्रांसफरर था, ट्रांसफरर को यहीं पर डोनर कह देंगे, और जो पर्सन ट्रांसफरी है उसको हम क्या कह देंगे, डोनी कह देंगे। तो अब अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट भी दिया जाता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लिमिटेड इंटरेस्ट जो है, लिमिटेड इंटरेस्ट का भी ट्रांसफर किया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। बाकी डिटेल में सारी चीज़ें जानने के लिए आप वैद ICS का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और उस एप्लीकेशन पर आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट या इसके अलावा में जो भी एक्ट्स हैं उन सारे एक्ट्स के, उन सारे लॉ की क्लासेस वगैरह जो हैं वो डिटेल में देख सकते हैं। थैंक यू।